नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सुबह के 10 बज चुके हैं और शुरुआत हम करेंगे दिन की 4 बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले हम आज बात करेंगे यूपी कैबिनेट की, जिसकी आज एक बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो कानपुर की बात होगी, जिसमें बिकरू कांड में डीआईजी अनंत देव समेत 13 राजपत्रित पुलिसकर्मियों को न्यायिक आयोग ने दोषी करार दिया है। इस अहम और बड़ी खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जबकि तीसरी बड़ी खबर होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों के अनुदान पर सवाल खड़ा किया है। राज्य सरकार से इस मामले को लेकर कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस खबर पर भी आगे हम विस्तार से बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर होगी दिल्ली एनसीआर की, जहां पर पिछले 26 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पिछले 19 सालों का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर लगातार हो रही बारिश के कारण बेहाल है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये 10 बजे तक की 4 बड़ी खबर है, जिस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर से, जहां पर बिकरू कांड में डीआईजी अनंत देव समेत 13 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। जांच के बाद न्यायिक आयोग ने डीआईजी समेत 13 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। बिकरू का चर्चित कांड, जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी, और इस मामले में न्यायिक आयोग ने जांच किया और जांच के बाद इस मामले में तकरीबन 1 साल, अभी कुछ ही दिन पहले पूरे में इस घटना के, एसआईटी में शिवपुरी, कल्याणपुर, चौबेपुर थाने से फाइलें गायब हुई हैं। 21 फाइलें विकास दुबे से जुड़ी हुई मिली थी और इनमें शिवली, कल्याणपुर, चौबेपुर थाने से फाइलें गायब हो गई हैं। तो इस पूरे मामले में अब जांच हुई है और जांच में डीआईजी यानी कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को भी इस मामले में दोषी पाया गया। जब से यह घटना हुई है उसके बाद ही डीआईजी अनंत देव की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते रहे। इसके अलावा कई एसएचओज के भी सर पर जांच की तलवार लटक रही थी। कुल मिलाकर 13 पुलिसकर्मियों को इस मामले में न्यायिक आयोग ने दोषी पाया है। अब इस मामले में देखना यह होगा कि इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि डीआईजी पर कार्रवाई केंद्र सरकार की को हो सकता है, अनुशंसा राज्य सरकार करे, कैट उस मामले को देखेगा। लेकिन ये जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, इन पर स्टेट क्या कुछ फैसला करता है, क्या कुछ लेता है, इस पर अब लोगों की नजर होगी। और इस वक्त मेरे साथ नीलेश चौहान जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता, जबकि कानपुर से रामजी शर्मा जुड़ चुके हैं। रामजी, सबसे पहले कानपुर की घटना थी और इस घटना ने देश को डरा दिया था कि किस तरीके से एक ऐसी घटना हुई और इस घटना ने देश भर में सुर्खियां भी बटोरी। अब इस मामले में तकरीबन 1 साल कुछ ही दिनों पहले पूरे हुए हैं। ये जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी भूमिका सवालों के घेरे में है और न्यायिक आयोग ने इनको दोषी पाया है, आगे इन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं बता दूं आपको, विकास दुबे जो एक कुख्यात अपराधी है, जिसने 20 जुलाई 2020 को नरसंहार किया, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए थे। इस पूरे मामले ने कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस पूरे मामले में जो दोषी कर्मी थे उन पर लगातार कार्रवाई की बात की जा रही थी, क्योंकि जो पूरा नरसंहार हुआ था इसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे को मुखबरी करी थी, जिस कारण घेराबंदी करके उन पुलिस कर्मियों को लगातार छतों से और आसपास के घरों से गोलियों की बौछार की गई थी। इस पूरे मामले में विकास दुबे समेत कई को तो एनकाउंटर में पुलिसकर्मी ने मार गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा था कि वो दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने इस पूरे मामले में मुखबरी करी थी और ऐसे पूरे अपने ही साथियों को मौत के घाट उतरवाने पर कहीं ना कहीं उनकी रोल, जो उनकी भूमिका थी, संदिग्ध थी। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कानपुर के आईपीएस अनंत तिवारी जो एसएसपी थे उस समय, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़ा हो रहा था कि उन्होंने पूरे मामले में कहीं ना कहीं ढीला रवैया पाया था, जिस कारण जो कुख्यात अपराधी विकास दुबे के हौसले बढ़े हुए थे। फिलहाल न्यायिक जांच और एसआईटी जो टीम गठित की गई थी उसमें जांच हुई थी। उस जांच प्रक्रिया में 13 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है, जिसमें आईपीएस अनंत तिवारी, चाहे वो बजरिया के इंस्पेक्टर जो उसमें प्रेजेंट टाइम पर है राम मूर्ति यादव, व विनय तिवारी, व
जो वह चौकी इंचार्ज शर्मा, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इन सभी पुलिस कर्मियों पर जो आरोप है वो तय हो गया। न्यायिक जांच ने भी इनको आरोप तय कर दिया। अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो आनंद देव तिवारी पर पहले से इन पर सवाल उठे हुए थे, क्योंकि जो खजांची विजय विकास दुबे का सामने आया था, जय वाजपेयी, वो तो फिलहाल जेल पर, उसने अकूट संपत्ति जमा की थी, जिस पर लेकर के कई उसके जो अवैध आशियाने थे उनको भी सीज करने का काम किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी, ये जो 13 पुलिसकर्मियों के नाम जो बिल्कुल आरोप तय हो गए, इन पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए, लखनऊ से मेरे साथ नीलेश चौहान भी जोड़े हैं। नीलेश, जांच न्यायिक आयोग ने इस पूरे प्रकरण में जांच की तकरीबन 1 साल से ज्यादा इस मामले में जांच हुई है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जब भी कोई घटना होती है तो हम ये देखते हैं कि निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करके एक्शन लेके उस पूरे घटनाक्रम की इत्तिश्री कर दी जाती है। लेकिन बिकरू कांड इतनी बड़ी घटना थी कि देश की आज़ादी के बाद संभवतः सिविल में इस तरीके से इतनी बड़ी पुलिस की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो ये तो साफ था कि इस मामले में बड़े बड़े लोग नपेंगे। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी इस मामले में दोषी पाए गए। पुलिसकर्मियों पर स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। आईपीएस की भूमिका सवालों के घेरे में है, उनको दोषी पाया गया है। अब लोगों की नजर इस मामले पर यह होगी कि बड़े अधिकारियों पर इस पर क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है। देखिए, बिल्कुल धर्मराज, जिस तरीके से कानपुर में बिकरू कांड हुआ और जिसने देश और प्रदेश को हिला के रख दिया था, 8 पुलिसकर्मी उसमें शहीद हुए थे। ये वाकई में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद सिविल में अगर हम पुलिसकर्मियों की एक साथ 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हों और एक कुख्यात अपराधी ने उनको मौत के घाट उतार दिया हो, तो कहीं ना कहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में काफी रोष देखा गया। सरकार ने भी कठोर निर्णय लिए और विकास दुबे के जितने भी सहयोगी थे, किसी को इनकाउंटर में मार गिराया तो कोई अब जेल में बंद है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस समय ये कांड हुआ उसके बाद विकास दुबे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश छोड़ने में सफल हो गया और मध्य प्रदेश पहुंचकर सरेंडर करता है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठे थे और साफ तौर पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस के ही कुछ कर्मचारी और अधिकारी मिले हुए हैं जिन्होंने सहयोग किया है और जिसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश छोड़ने में कामयाब हो गया था। उसके बाद लगातार एसआईटी की जांच बैठाई गई। एसआईटी की जांच ने भी पूर्व में अपनी जब जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसमें भी 13 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था, जिसमें डीआईजी आनंद देव को प्रमुखता के साथ दोषी ठहराया गया था। उसके अलावा जो तत्कालीन एसपी थे, उसके अलावा तत्कालीन सीओ और इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी, उन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया था। उसके बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया। न्यायिक आयोग में जब जांच शुरू की तो कहीं ना कहीं 13 पुलिसकर्मियों के फिर से नाम निकलकर सामने आए, जिसमें आनंद देव, उसके अलावा जो डीएसपी लेवल के अधिकारी थे वो आए हैं। पासपोर्ट के नोडल अधिकारी इस जांच में आरोपी पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बाहुबली है, कुख्यात है, तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या विकास दुबे हो। चलिए नीलेश, अगर पूरी कार्रवाई को देखें तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल आप मेरे साथ बनी रहिएगा। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं ब्रिजेश। बिकरू कांड एक ऐसी घटना है जिसको आने वाले वक्त में तो भुलाया नहीं जा सकता। न्यायिक आयोग ने जांच की है, उसमें एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और 13 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। यहां पर बात ये सवाल ये उठता है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती, अनुशंसा कर सकती है, सेंटर को उन पर कार्रवाई करनी है। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को पिछले 6-7 साल की देखें तो आईएएस और आईपीएस मामलों को लेकर जितनी कार्रवाई पिछले 70 सालों में नहीं हुई, उतना केंद्र सरकार ने पिछले 6-7 सालों में किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है धर्मराज की लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आईपीएस और आईएएस लॉबी ये पूरी तरीके से ईमानदार रहे। लेकिन जिस तरीके से हालिया दिनों में खास करके जो है तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें अपराधियों के साथ आईएएस और आईपीएस के गठजोड़ जो है सामने आए। अभी देखिए मणिलाल पाटीदार का मामला अभी ऑलरेडी चल रहा है, किस तरीके से उसके घर की कुर्की की गई, किस तरीके से जो है उसके ऊपर लगातार इनाम बढ़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिकरू कांड के मामले में क्योंकि डीआईजी अनंत देव का नाम भी खुलकर के सामने आया है और साफ तौर पर उनकी मिलीभगत सामने आई है, जो है केवल ये मजिस्ट्रेटियल जांच ही नहीं, जो ये न्यायिक आयोग बैठा था, न्यायिक आयोग ने भी इस पर अपनी पुष्टि की है। इसके साथ जो एसआईटी थी, एसआईटी ने भी 37 पुलिसकर्मियों को जो है इस पूरे मामले में दोषी पाया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब ये होम मिनिस्ट्री को जो है इसको लेकर के कार्रवाई करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई के लिए रिकमेंड करेगी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको लेकर के कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई उस पर जो है उस पर आगे का एक्शन ले सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि किस तरीके से
अपराधियों का और पुलिस कर्मियों का, पुलिस जो संबंधित थानेदार हों, सर्किल ऑफिसर हों या फिर जो है एसपी और एसएसपी लेवल के अधिकारी हों, इन सब का किस तरह से अपराधियों के साथ साठगांठ होती है, किस तरीके से एक पावरफुल जो है जो अपराधी होता है वो कैसे इनको अपने जो है ठेंगे पर घुमाता है, ये इस न्यायिक जांच आयोग से जरूर साफ हो गया है। और अब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे कम से कम इस तरह की मिलीभगत ना आए या फिर कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ साठगांठ करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम है। तो अब ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है कि वो किस तरीके से इस पर कार्रवाई करता है। लेकिन एक बात तय है कि न्यायिक आयोग ने इन पुलिसकर्मियों को, इन अधिकारियों को दोषी ठहराया है और इसमें साफ कर दिया है कि इनकी मिलीभगत विकास दुबे के साथ थी और विकास दुबे के आतंक को बढ़ाने में इन अधिकारियों की बड़ी भूमिका थी। चलिए ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामजी शर्मा और नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी, एक शॉर्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। 1 साल इस घटना को हो गए, कानपुर के लोग इस घटना को अभी तक भूले नहीं होंगे और देश भर में इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी नेगेटिव तौर पर। अब जाकर अगर हम बात करें, जब न्यायिक आयोग में पुलिसकर्मियों में इस तरीके पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, उनको दोषी पाया है, क्या चेंजेस आए हैं पुलिस की कार्य प्रणाली, कार्यशैली में पिछले 1 साल के बाद? देखिए, बता दूं कि जिस तरह से विकास दुबे का जो कुख्यात अपराधी मारा गया था, एनकाउंटर, उसको लेकर कहीं ना कहीं कानपुर शहर में एक खुशी की एक बड़ा अपराधी जो लगातार बचता जा रहा है, क्योंकि संतोष मिश्रा हत्याकांड में उसका नाम है, जिसने थाने में घुस करके संतोष मिश्रा की हत्या की थी। उसके बाद से विकास दुबे का नाम चर्चित और लगातार अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था और अपराधी 2 दर्जन के ज्यादा मुकदमे पे दर्ज थे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो पुलिसकर्मी की जो साठगांठ थी, इस जो न्यायिक फैसला आया जिसमें 13 पुलिसकर्मियों को जो दोषी ठहराया गया है, इससे लेकर कहीं ना कहीं कानपुर में जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जो लगातार अपराधियों साठगांठ बनाए, उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल आएगा, डर आएगा, जिससे कि वो किसी तरह के अपराधी साठगांठ गठजोड़ बनाने से पहले तो सोचेंगे कि अब सरकार बदल चुकी है, शासन स्तर पर ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो वरिष्ठ पुलिस आईपीएस क्यों ना हो, चाहे वो किसी के पुलिस अधिकारी। चलिए नीलेश, ठीक है राम जी, नीलेश ये बताइए, अब क्योंकि जुडिशियल जांच में पुलिसकर्मियों पर को दोषी पाया गया है, राज्य सरकार के अधीन जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन पर तो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। कब तक ये मान सकते हैं कि कार्रवाई के लिए राज्य सरकार होम मिनिस्ट्री को बोलेगी, या फिर ये जो पुलिसकर्मी है, क्योंकि जांच तो हो गई, अब सरकार के एंड पर इन पर एक्शन कब तक हो सकता है? देखिए, अगर हम बिकरू कांड की बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे चर्चित घटना रही है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार त्वरित इस पर एक्शन लेना चाहेगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम मणिलाल पाटीदार की बात करें तो उनका नाम सिर्फ एक व्यापारी को उकसाने के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी सिफारिश केंद्र में की। केंद्र में जब इसका निर्णय लिया गया, उसके बाद मणिलाल पाटीदार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश हुए, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, लाखों का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर घोषित कर दिया। अब मामला है कानपुर की बिकरू कांड की। अगर हम देखें तो कानपुर पुलिस अभी भी लापरवाह बनी हुई है। बिकरू कांड के बाद तमाम ऐसी घटनाएं कानपुर में घटी हैं, चाहे हम अपहरण की घटना को देख लें, जब परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, कहा कि फिरौती मांगी जा रही, उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन पुलिस ने अगर उस समय भी तत्परता दिखाई होती तो शायद उस बेटे की जान बचाई जा सकती। कानपुर पुलिस अभी भी लापरवाह बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट अब पेश कर दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जब अब कार्रवाइयां होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई करने के आदेश देंगे। जो आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, वहां पर इनकी सिफारिश की जाएगी कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई। चलिए, अब इंतजार रहेगा कि अब बिकरू कांड में न्यायिक आयोग की जांच में जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है और किस तरीके की कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश चौहान आपका, और राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगली खबर है, मदरसों के अनुदान को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। तो बड़ी खबर ये, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मदरसों को जो अनुदान दिया जाता है उस अनुदान को लेकर सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जवाब के लिए राज्य सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं स्टेट से कि क्या संविधान की मंशा के अनुरूप इस तरीके का अनुदान दिया जा सकता है। पूरे मामले में सरकार को जवाब
आने पर आगे की कार्रवाई होगी। संविधान की मंशा के अनुरूप क्या अनुदान दिया जा सकता है, ये हाईकोर्ट का सवाल है। इसके अलावा पूछा गया है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है, क्या मदरसे सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं, क्या संविधान के अनुसार मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। यह सवाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। आलोक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक, ये जो मसला है ये काफी विवादों में रहा है और कई सारे संगठन हैं जो इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने ये मामला सरकार से पूछा है तो इसकी कुछ ना कुछ परिणति भविष्य में नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों पर जो अनुदान दिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठाया है। सीधे तौर पर इसकी कई याचिकाएं थी, उसको क्लब करके इसको सुनवाई की गई है, लेकिन सुनवाई करने के साथ ये कहा गया है कि जो धार्मिक रूप से शिक्षित किए जा रहे हैं लोग या बच्चे, उन्हें किस तरह से अनुदान देना उचित है कि अनुचित है। क्योंकि शिक्षा की जो नीति है वो तो सही है, शिक्षा सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है उस पर अनुदान के रूप में जो है प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि जो मदरसे की शिक्षा है उसको लेकर अनुदान बराबर प्रदेश सरकार दे रही है, और इसके जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उन्होंने भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनके एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और वो देखना भी चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान भी प्रयागराज में दिया था। उसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उसे 4 हफ्ते में जवाब देने की बात कही है। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार अब रणनीति बनाएगी कि किस तरह से इसका जवाब दिया जाए। तो हलफनामा देकर इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 4 हफ्ते में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार देगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मालवीय आपका। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को अनुदान देने के मामले पर याचिकाओं को कंबाइन किया, कि कई सारी याचिकाएं इस मामले में लगी थी और इन याचिकाओं को लेकर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया गया, सरकार से जवाब मांगा गया है। और अब बात करेंगे बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की। आज उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में बहुजन समाज पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने जा रही है। इनमें कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिले कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में आज बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे देवरिया में सतीश चंद्र मिश्र कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर के 3 बजे गोरखपुर के गोलघर में सम्मेलन होगा और 4 सितंबर तक बीएसपी का यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी अयोध्या से और अलग अलग चरणों में अब ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को कवर कर रही है और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। वहीं समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। नए अभियानों के सहारे चुनावी तैयारी में समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई है और जनादेश यात्रा इस वक्त समाजवादी पार्टी का चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज जनादेश यात्रा शाहजहांपुर पहुंचेगी। भ्रमण जनसंपर्क करते हुए समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा आगे बढ़ रही है। सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज के नेतृत्व में इस जनादेश यात्रा का आगाज किया गया है। कल पीलीभीत से जनादेश यात्रा का आगाज हुआ था, जिसमें कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के नेता लोगों से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अमेठी से विधायक सुरेश पासी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। बाबूगंज गांव में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी के सपा ज्वाइन करने पर कहा कि सपा गुंडे माफियाओं की पार्टी है, बीजेपी की छवि सबसे अच्छी और स्वच्छ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, ओबीसी को भी जोर आजमाइश करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव में 350 प्लस सीट पर जीत हासिल करेगी। हम
हम तो कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है और ओवैसी को भी अपनी जोर आजमाइश करना चाहिए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से 2017 से अब तक काम करने का काम किया है, तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां अपनी ताकत लगा लें, भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की अगुवाई में 350 प्लस सीटें लेकर आएगी।